नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट्स अर्थात बहिर्जात भू संचलन इस टॉपिक पर अपना लेक्चर लेकर के आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले भू संचलन देखा था क्या है, उसके अगले लेक्चर में हमने अंतर्जात भू संचलन देखा। आज हम उसका अगला पार्ट बहिर्जात भू संचलन इसको देखेंगे। तो इससे पहले कि जो बहिर्जात भू संचलन है इस पर हम अपना लेक्चर शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी कंटेंट फिजिकल ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी पे, यूपी स्पेशल पे और करंट अफेयर्स पे आपको रेगुलर मिलता रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि हमारे चैनल पर रेगुलरली जो है परीक्षा उपयोगी वीडियो अपलोड होते हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं बहिर्जात भू संचलन। एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट्स, हमने आपको बताया था कि दो प्रकार के जो भू संचलन होते हैं, जिससे कि जो हमारा अर्थ है, जो अर्थ की सतह है, उसमें जो जियोमॉर्फिक चेंजेस होते हैं, जो उनकी भू आकृतियों में चेंज होते हैं, वो दो प्रकार के संचलन से होते हैं। पहले इंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट्स होते हैं, दूसरे एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट्स होते हैं। तो जो इंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट्स होते हैं वो इंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा होते हैं, अर्थात जो वो बल जो कि पृथ्वी के अंदर से आते हैं, जिसके कारण कैटास्ट्रॉफिक या डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें कि जो हमारे पर्वत निर्माण होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी फटते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है, ये कैटास्ट्रॉफिक डायस्ट्रॉफिक मिला करके ये सब होता है। इसके अलावा दूसरा हमने बताया था कि एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट्स होते हैं, जिनमें कि आच्छादन की अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है वो शामिल होती है, जिसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सोजेनिक मूवमेंट्स ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम फोर्सेस लाइंग अबव अर्थ सरफेस। जो एक्सोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि वो एक्सोजेनिक फोर्सेस से उनकी एनर्जी आती है। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है? हिंदी में उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं, अर्थात वो बल जिनका जो कारण है, जो सोर्स है, वो पृथ्वी के ऊपर है। वो सोर्सेस क्या हो सकते हैं? वो एटमॉस्फेयर हो सकता है, और विंड हो सकती है, सन हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, और जल भी हो सकता है। तो ये सभी जो कारण है ये एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो कैसे जो है एक्सोजेनिक मूवमेंट्स को लाता है। धरती में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो अर्थ की सतह ही क्यों ना हो, उस पर किसी न किसी प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल जरूर लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है? ये हमेशा डाउनवर्ड लगता है। जो ऊपर की चीज है वो हमेशा नीचे की ओर खींचने की उनमें प्रवृत्ति होती है। तो वो हमेशा अगर वो मौका पाएंगे तो वो नीचे की ओर खिसकेंगे जरूर। और जब वो गुरुत्वा जैसे कोई पत्थर है और वो नीचे की ओर अगर उसको उसमें खिंचाव आएगा तो एक स्ट्रेस पैदा होता है। जब स्ट्रेस पैदा होता है तो उसमें डिफॉर्मेशन अर्थात विकृति आती है। और यही तो जियोमॉर्फिक चेंज है कि अगर ग्रेविटेशनल पुल के कारण कोई चीज नीचे की ओर खींची और उसमें तनाव पैदा हुआ, तनाव से विकृति आएगी, यही एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट है। इसके अलावा मान लीजिए कहीं पे तापमान में कोई अंतर आया, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया धरती के नीचे, तो जो रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी। अगर तापमान बढ़ गया, नॉर्मल है, तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा भी तो भी उनके मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेस आएगा, या तो वो एक दूसरे के पास पास आएंगे या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने और घटने से मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी या घटेगी, और दोनों ही प्रवृत्तियों में उनमें स्ट्रेस या तनाव डेवलप होगा और उससे भी जियोमॉर्फिक चेंजेस आएंगे। इसके अलावा तीसरा तरीका है केमिकल प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है रॉक्स के साथ में, तो उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। और जब वो कमजोर होते हैं तो होता क्या है कि जो उनमें जो वाटर सॉल्यूबल पार्ट होता है वो जल के साथ घुल जाता है। अगर बारिश हुई या ऊपर से कोई जल बहता हुआ निकला तो जो वाटर सॉल्यूबल पार्ट्स हैं वो बह जाएंगे, जो नमक है वो बह जाएगा, और इस प्रकार से उनमें अपरदन या जो है अपक्षय की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। और ये जो स्ट्रेस है ये
किसी भी टाइप का हो सकता है, ये ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से हो सकता है, वो किसी भी कारण से वो टूट सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो सकते हैं अर्थात ट्रांसफर हो सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को एक्सोजेनिक मूवमेंट कहा जाएगा। अर्थात केमिकल प्रोसेस के कारण, टेम्परेचर में चेंज के कारण, ग्रेविटी के कारण, कोई भी कारण जिम्मेदार हो तो स्ट्रेस जरूर होगा, कोई तनाव जरूर उत्पन्न होगा, और उस तनाव के कारण जो हमारा जो वो चट्टान है, जो वहां की मृदा है, वो एक जगह से वो टूट जाएगी, अपने मूल स्वरूप से छोटे स्वरूप में आ जाएगी, और जब वो काफी छोटी हो जाएगी तो वो किसी न किसी एजेंट के द्वारा, चाहे वो विंड हो, चाहे वाटर हो या ग्रेविटी हो, किसी न किसी कारण से वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी। इसी को एक्सोजेनिक मूवमेंट्स ऑफ अर्थ कहते हैं। ये 3 प्रकार का हो सकता है। जो एक्सोजेनिक मूवमेंट है अर्थात जो बहिर्जात भू संचलन है, वो 3 प्रकार का हो सकता है। वेदरिंग, जिसको कहेंगे अपक्षय, और इरोजन, इसको कहेंगे अपरदन, और जो तीसरा है मास मूवमेंट, इसको कहते हैं वृहत भू संचलन। अर्थात बड़े स्तर पर जब कोई मूवमेंट होता है रॉक्स का तो उसे बृहत भू संचलन कहते हैं। तो हमने देखा कि जो बहिर्जात भू संचलन है वो 3 प्रकार का हो सकता है, अपक्षय, अपरदन और बृहत संचलन। सबसे पहले इसमें हम अपक्षय को देखते हैं अर्थात वेदरिंग को देखते हैं। इसमें आप स्वयं समझ रहे होंगे कि जो शब्द बना है वो वेदर से बना है, वेदरिंग, अर्थात जो मौसम की मार पड़ेगी उसी को वेदरिंग कहते हैं। ये किसी प्रकार का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स हो सकता है। ये और किस कारण से होगा? जो क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वेदर, जो वातावरण है, वातावरण जब बदलेगा तो या तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा मैकेनिकली या केमिकली, या तो फिजिकली वो टूट के अलग हो जाएगा या तो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, उनमें क्षय शुरू हो जाएगा चट्टानों में। इसी को हम वेदरिंग कहते हैं। और जो वेदरिंग को तेज या धीमा करने के लिए कई जो कारण जिम्मेदार हैं, वो एक तो जिम्मेदार है टाइप्स ऑफ रॉक्स। अगर आग्नेय चट्टान है या मेटामॉर्फिक रॉक है तो जो अपक्षय की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी क्योंकि चट्टान मजबूत है। अगर वहीं अवसादी चट्टान है तो अपक्षय की प्रक्रिया बहुत तेज होगी क्योंकि जो अवसादी चट्टान होती हैं वो कंपैरेटिवली जो है सॉफ्ट होती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट, जो क्लाइमेट अगर तेजी से गर्म होता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा ठंडक होती है तो अपक्षय ज्यादा होगा। और अगर मौसम एक समान है, साम्य रहता है मौसम, तो जो अपक्षय की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी। इसके अलावा जो टोपोग्राफिक फोर्सेज हैं, जो हमारा जो ये रॉक है वो कहाँ पर है, किस जगह पर स्थित है, इन सब चीजों से जो वेदरिंग का प्रोसेस है वो तेज होता है या धीमे होता है। अब वेदरिंग भी जो है 3 प्रकार की हो सकती है। पहली वेदरिंग है फिजिकल वेदरिंग, अर्थात जो भौतिक कारण जिम्मेदार है वेदरिंग के लिए वो फिजिकल वेदरिंग को अंजाम देंगे, जैसे कि सोलर आइसोलेशन, जो सूर्य तप है अर्थात जो सूर्य की गर्मी है, या फ्रॉस्ट मतलब बहुत अधिक जो ठंडक पड़ेगी, उससे क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग होगी। इसके अलावा केमिकल वेदरिंग है। केमिकल वेदरिंग क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बनाइजेशन। ये जो हाइड्रेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कार्बनाइजेशन होगा, ये जो रॉक्स के साथ जो रॉक्स में जो मिनरल्स हैं उनका जब केमिकल रिएक्शन होगा किसी चीज के साथ, या जो सॉल्ट है वो घुल जाएगा तो उसे केमिकल वेदरिंग कहेंगे। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार की वेदरिंग भी है, बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये क्या है? ये वेदरिंग ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक प्लांट्स, ट्रीज एंड ह्यूमन बींग्स। होता क्या है कि आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर चट्टानों के बीच में जहां पर मिट्टी नहीं है वहां भी छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, घास उगाती है, और फिर वो उसकी जड़ें जब तेजी से चारों तरफ फैलती हैं तो जो पत्थर हैं, बड़े बड़े आग्नेय शैल हैं, उन तक में दरारें आ जाती हैं। तो ये प्लांट्स के कारण। ऐसे ही जो ट्रीज हैं, पहाड़ी इलाके में आप देखेंगे जहां मिट्टी का नामो निशान नहीं है वहां पर भी पेड़ खड़े हैं, तो वो पेड़ की जड़ें धीरे धीरे उस जो इलाके की चट्टानें हैं उनको तोड़ती फोड़ती हैं। इसके अलावा जो मनुष्य है, मनुष्य भी जो है अपक्षय और अपरदन के लिए जिम्मेदार है, वो भी उनमें तोड़फोड़ करता है पत्थरों में मानवीय रूप से।
यहां तक कि हम जो चलते हैं पत्थर रॉक्स पे उससे भी अपक्षय होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, इरोजन। इरोजन को हिंदी में कहते हैं अपर्दन। अपर्दन का मतलब है कि जो रॉक्स हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए थे, जब वो और महीन हो जाएंगे, डेब्रीज अर्थात बहुत जब फाइंड हो जाएगी, मतलब एक चट्टान एक मृदा में परिवर्तित हो जाएगी, तो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो उसको इरोजन कहेंगे। और उसके लिए वो अपने आप नहीं होगा, उसके लिए कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट चाहिए। वो एजेंट क्या होंगे, वो बहता हुआ जल हो सकता है, हवा हो सकती है, ग्लेशियर हो सकते हैं, ये सभी जो है इरोजन के लिए जिम्मेदार हैं। और जो इरोजन है यही पूरी दुनिया में जो सतह पे चेंज आते हैं, पृथ्वी की सतह पे जो जियोमॉर्फिक चेंजेस आते हैं और लगातार चेंजेस आते रहते हैं, इसके लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक है वो इरोजन ही है। और इरोजन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने कि जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, जब वो 10, 20, 50 हजार साल खड़े रहते हैं तो ऊपर से उनमें अपर्दन शुरू हो जाता है और उनकी हाइट धीरे धीरे घट जाती है और वो पहाड़ न होकर के पठार रह जाते हैं। तो जैसे कि हमारे अरावली के जो पहाड़ हैं उनका अपक्षय और अपर्दन हो गया और उनकी ऊंचाई लगातार घटती चली गई, घिसते चले गए पहाड़ ऊपर से, और अब वहां ऊपर एक समतल मैदान सा तैयार हो गया है। यही जो है इरोजन का सबसे अच्छा उदाहरण अरावली के पहाड़ है भारत में। तीसरा हम देखते हैं मास मूवमेंट। इसको कहते हैं बृहद भूसंचलन। बृहद अर्थात बड़े पैमाने पर जब रॉक्स जो है नीचे की ओर खिसकती हैं। क्यों खिसकेंगी, अभी हमने आपको बताया था कि ग्रेविटी के कारण जो हर चीज में एक प्रवृत्ति है कि नीचे की ओर स्लोप पे खिसकना। अगर उसको स्लोप मिल गया और ग्रेविटी है और रास्ता साफ है तो वो नीचे की ओर अवश्य खिसकेगी। ट्रांसफरिंग ऑफ मास रॉक डेब्रीज फ्रॉम हाइट ऑन स्लोप, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बहुत बड़े पैमाने पर जो रॉक और डेब्रीज हैं उनका ऊंचाई से स्लोप पर नीचे की ओर खिसकना, यही जो है मास मूवमेंट है। जो वेदर्ड मटेरियल है अर्थात जिसका अपक्षय हो चुका है, उसमें जो ये मास मूवमेंट की प्रक्रिया है ये बहुत तेज होती है और दिखाई देती है। लेकिन जो अनवेदर्ड मटेरियल है अर्थात वो मटेरियल जिनमें अभी या तो अपक्षय बिल्कुल नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ है, उनमें जो वृहद संचलन की प्रक्रिया है वो बहुत धीमे होती है या ना के बराबर होती है, उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहां पर अपक्षय हो चुका होता है, अपर्दन हो रहा होता है, वहां पर ये मास मूवमेंट बहुत तेजी से दिखाई देता है। ये मास मूवमेंट के लिए केवल ग्रेविटी ही जिम्मेदार मानी जाती है। उसमें जो मूवमेंट ये पानी के कारण, हवा के कारण, ग्लेशियर के कारण और समुद्री धाराओं के कारण, इन सब के कारण जो मूवमेंट होता है उसको हम मास मूवमेंट में न लेकर के उसको इरोजन में काउंट करते हैं, जबकि मास मूवमेंट के लिए सिर्फ ग्रेविटी को ही जिम्मेदार माना जाता है। तो मित्रों, हमने देखा कि ये इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं। इंडोजेनिक वाले पोर्शन में वलय और भ्रंशन, जो फोल्डिंग और जो है जो रिफ्ट वाला पोर्शन है वो अभी पढ़ाना रह गया है। अगले लेक्चर में मैं उसको भी आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।